मूवी की शुरुआत में हम ब्रैंडन और जॉन्डी नाम के दो स्नाइपर्स को देखते हैं। दरअसल ये दोनों एक मिशन पर हैं, जिसके अंदर वो रैकर नाम के एक आदमी को उसके सीक्रेट बेस पर मारने के लिए आए हैं। दरअसल ये जो राइकर है ये कोस्टा वर्डे का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, इसीलिए ये सब लोग इसको खत्म करने के लिए आए हैं। तभी ब्रैंडन अपने बाकी के स्क्वाड के साथ बात करता है, जो कि अंडरग्राउंड टनल से राइकर के सीक्रेट बेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर स्क्वाड की पूरी टीम अपने नाइट विजन कैमरा की हेल्प से टनल में मौजूद एक के बाद एक गार्ड को मारकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी नोवा नाम का एक हैकर राइकर के बेस के कैमरा हैक कर लेता है, जहां से उनको पता चलता है कि राइकर और उसका साथी साइंटिस्ट, जिसका नाम मैक्सिम है, दोनों अपने ऑफिस में है। तभी स्क्वाड टीम भी गार्ड्स को मारते हुए टनल से होते हुए बेस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बेस के अंदर आते ही स्क्वाड का लीडर मोडिस ब्रैंडन और जॉन्डी को ऊपर के सभी गार्ड्स को खत्म करने के लिए ऑर्डर देता है। अब बॉस का ऑर्डर मिलते ही ब्रैंडन और जॉन्डी ऊपर वाले सभी गार्ड्स को निशाना बनाकर मार देते हैं। लेकिन नीचे मेन डोर के पास भी काफी सारे गार्ड्स थे, इसलिए ब्रैंडन बहुत ही चालाकी से उन सभी को भी मार गिराता है ताकि उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। फिर स्क्वाड की बाकी टीम ऑफिस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तभी कुछ गार्ड स्क्वाड टीम के नोवा और एंजल नाम के ऑफिसर पर हमला कर देते हैं, लेकिन एंजल अपनी फायरिंग स्किल से उन गार्ड्स को मार देती है और दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब चलते चलते वो दोनों एमुनेशन रूम में पहुंच जाते हैं और प्लानिंग के मुताबिक दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन बाकी की स्क्वाड टीम गार्ड्स को मारते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। तभी स्क्वाड टीम का लीडर मोडिस देखता है कि एक गार्ड उनसे बचकर भाग रहा है, इसलिए मोडिस और बाकी की टीम उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जैसे ही वो गार्ड ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो ठीक उसी वक्त मोडिस गोली चला देता है, जो कि उस गार्ड के गले को चीरते हुए निकल जाती है और वो गार्ड वहीं पर गिरकर मर जाता है। अब मोडिस के ठीक सामने उसका दुश्मन राइकर खड़ा था। राइकर भी उन पर गोली चला देता है और गोली सीधा मोडिस के पैर में जाकर लगती है, इसलिए बाकी के ऑफिसर मोडिस के साथ दीवार के पीछे छुप जाते हैं। तभी राइकर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देता है, जिस वजह से ऑफिस की तरफ काफी सारे गार्ड्स आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही गार्ड्स ऑफिस की तरफ आते हैं, मोडिस और उसके साथी सभी गार्ड्स को गोलियों से छलनी कर देते हैं। फिर राइकर जल्दी से पीएम डियाज को इन्फॉर्म करता है और बेस में अपने और आदमी भेजने के लिए कहता है। अब इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि राइकर के साथ कोस्टा वर्डे का पीएम भी मिला हुआ है। फिर राइकर और साइंटिस्ट दोनों किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां पर साइंटिस्ट ने अपना एक सीक्रेट वेपन बनाया हुआ था। अब राइकर के कहने पर साइंटिस्ट मैक्सिम जल्दी से उस हथियार को एक्टिव कर देता है। तभी एन मौके पर रूम के अंदर मोडिस और उसका स्क्वाड भी आ जाता है, जो राइकर और मैक्सिम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब मोडिस कुछ समझ पाता उससे पहले ही राइकर मैक्सिम के बनाए हुए इस हथियार का बटन दबा देता है। फिर बटन दबाते ही उस खतरनाक हथियार में से एक जानलेवा वेव निकलती है, जिसके प्रेशर से वहां पर मौजूद सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। अब कहानी 2 दिन पीछे जाती है और हम देखते हैं कि ब्रैंडन एक प्राइवेट प्लेन से कोस्टा वर्डे में लैंड करता है, जहां ब्रैंडन को लेने के लिए मोडिस आए हुए हैं। दरअसल ब्रैंडन के बॉस ने उसको मोडिस के साथ एक मिशन पर भेजा है। फिर ठीक उसी वक्त उनको लेने के लिए नोवा और नादिया नाम के 2 ऑफिसर आते हैं, जो मोडिस की ही टीम में है। गाड़ी में जाते वक्त ब्रैंडन अपने मिशन के बारे में पूछता है। फिर नोवा बताता है कि मेरे अंकल रोमन डियाज मेरे पिता को मारकर इस देश के पीएम बन गए हैं और अब वो इस देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो राइकर जैसे क्रिमिनल लोगों से अपनी पर्सनल आर्मी के लिए हथियार मंगवा रहे हैं और मैंने सुना है कि राइकर ने उनको एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना कर दिया है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमें राइकर को मारकर उस हथियार को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर वो सभी फिनिक्स ऑपरेशन हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां पर मोडिस की बाकी की स्क्वाड टीम अपने इस मिशन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अगले 48 घंटों के बाद वो राइकर के बेस पर हमला करने वाले हैं। फिर मोडिस सबसे पहले ब्रैंडन को रोजी नाम के स्क्वाड मेंबर से मिलवाता है, जिसको ब्रैंडन पहले से ही जानता था। फिर रोजी ब्रैंडन को बाकी के स्क्वाड मेंबर के पास लेकर जाता है, जहां वो ब्रैंडन को एंजल, हेरा और हीलो 3 नए स्क्वाड मेंबर से मिलवाता है। लेकिन तभी वहां पर मोडिस भी आ जाता है, जो ब्रैंडन को उसके साथी स्नाइपर जॉन्डी से मिलवाते हैं। दरअसल जॉन्डी का ये पहला मिशन था, इसलिए मोडिस ब्रैंडन से जोडी को लीड करने के लिए कहता है। पहले तो ब्रैंडन जोडी को लीड करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने कभी किसी को भी ऑर्डर नहीं दिए हैं। लेकिन फिर मोडिस के जोर देने पर ब्रैंडन जोडी को लीड करने के लिए मान जाता है। अब बिना समय गवाए स्क्वाड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मोडिस अपनी टीम को 5 हिस्सों में बांट देता है,
जिसमें वो अपनी खुद की टीम को अल्फा नाम देता है। इसकी टीम में नाडिया और सिलो नाम के ऑफिसर होंगे और वो प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट यानी कि राइकर और मैक्सिम को पकड़ेंगे। फिर मोडिस दूसरी टीम का नाम ब्रावो रखता है जिसको रोजी लीड करेगा। इस टीम में उसके साथ जैनसन और जेड नाम के ऑफिसर होंगे जो मैक्सिम के रिसर्च लैब को ढूंढकर उसकी सुरक्षा करेंगे। और तीसरी टीम का नाम चार्ली टीम रखा जाता है। इसके अंदर हेरा और हीलो हैं जिनका काम कंपाउंड यानी कि बेस के गैराज में जाकर वहां की सभी गाड़ियों के टायर्स की हवा निकालना होगा। और फिर चौथी टीम का नाम रखा जाता है डेल्टा जिसके अंदर नोवा और एंजल होंगे और ये दोनों एमुनेशन रूम को सिक्योर करेंगे। अब सभी टीम बांटने के बाद लास्ट में ब्रैंडन और जोडी रह जाते हैं और इन दोनों की टीम का नाम है ओवरवॉच क्योंकि ये दोनों दूर से ही कंपाउंड पर नजर रखेंगे। फिर जब सभी लंच कर रहे थे तो मोडी सभी को एंजल की कहानी सुनाता है और कहता है कि एक आदमी ने पेट्रोल पंप में आग लगा दी थी जहां पर और भी बहुत सारे लोग थे। उस वक्त एंजल लोकल पुलिस में ऑफिसर हुआ करती थी और उस पंप के पास ही ड्यूटी कर रही थी। फिर वो जल्दी से उस आग में से होते हुए किलर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी जहां किलर ने एंजल को 11 बार चाकू मारा लेकिन एंजल ने फिर भी हार नहीं मानी। वो उस कातिल से लड़ती रही और अंत में एंजल ने उस किलर को मार मार कर बेहोश कर दिया। फिर एंजल उन सभी को अपने पेट पर लगे 11 चाकू के निशान भी दिखाती है जिनको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल सिर्फ एंजल ही नहीं बल्कि जो भी लोग मोडिस की स्क्वाड में हैं उन सभी के साथ ऐसी बहादुरी वाली कहानियां जुड़ी हुई हैं और मोडिस का इन सब को एक ही टीम में लेने का यही कारण था ताकि वो ऐसे लोगों को अपनी टीम में ले जो अपनी जान की बाजी लगाकर मिशन को पूरा कर सके। फिर शाम को ब्रैंडन मोडिस के पास जाता है और कहता है आप फैमिली वाले हैं इसलिए आपको बेस में ही रहकर हमें दूर से सुपरवाइज करना होगा। ब्रैंडन की बात सुनकर मोडिस उसको समझाते हैं कि लीडरशिप का मतलब पोजीशन नहीं होता बल्कि एक्शन होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। फिर मोडिस जोंडी के बारे में पूछता है कि क्या जोंडी तैयार है। फिर ब्रैंडन मोडिस को कहता है कि आज रात में उसको इस मिशन के लिए तैयार कर दूंगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ब्रैंडन जोंडी को बेस से दूर एक घर के पास लेकर जाता है और वहां पर एक आदमी को शूट करने के लिए कहता है। अब जोंडी उस आदमी को शूट करने से बहुत ज्यादा डर रहा था और ये देखकर ब्रैंडन जोंडी को समझाता है कि तुम अपने सीनियर का ऑर्डर मानो और उसको शूट कर दो। अब जोंडी ब्रैंडन की बात मानकर उस आदमी को मारने के लिए अपनी स्नाइपर गन का ट्रिगर दबा देता है लेकिन गोली चलती ही नहीं क्योंकि ये गन खाली थी। जोंडी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर ब्रैंडन जोंडी से कहता है कि ये तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गए। फिर वो सभी ऑफिसर्स मिशन पर जाने के लिए अपनी गन को लोड कर लेते हैं और एक आइसक्रीम वैन में बैठकर राइकर के कंपाउंड की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम वेपन रूम के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी है। तभी वहां पर रोजी आ जाता है और राइकर को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि अब तक राइकर को होश आ गया था। फिर कुछ ही वक्त में मोडिस और बाकी के लोग भी होश में आ जाते हैं और फिर वो सभी वेपन रूम से बाहर निकल आते हैं। फिर मोडिस बाकी की स्क्वाड टीम को इन्फॉर्म करता है कि हमने राइकर और मैक्सिम को पकड़ लिया है, इसलिए वो सभी मोडिस के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी राइकर उन सभी को बताता है कि मैंने पीएम डियाज से बात करके यहाँ पर बहुत सारे लोग बुलाए हैं, इसलिए तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। फिर मोडिस अपनी स्क्वाड टीम को ऑर्डर देता है कि हमें लैब में जाकर सबसे पहले हार्ड ड्राइव का सारा डेटा कॉपी करना होगा ताकि हमें ये पता चल सके कि राइकर किस किस को अपने हथियार सप्लाई करता है और इसके साथ हमें मैक्सिम के बनाए हुए सीक्रेट वेपन की भी जानकारी मिल जाएगी जिसकी हेल्प से हम ये जान पाएंगे कि उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है। अब जिस समय मोडिस अपनी स्क्वाड टीम को ऑर्डर दे रहे थे तभी उनकी नाक से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। फिर चेक करने पर पता चलता है कि इनकी मौत हो गई। तभी राइकर और मैक्सिम की नाक से भी खून आने लगता है और उनकी भी मौत हो जाती है। उनके बाद वहां पर मौजूद बाकी के ऑफिसर भी मारे जाते हैं जो वेपन चलाते समय उस रूम के अंदर मौजूद थे। अब ब्रैंडन और उसके साथी अपने बाकी के साथियों की मौत से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी एक बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वेपन चलने के इतनी देर बाद कैसे इन सब की मौत हो सकती है। तभी एंजल रोजी से पूछती है कि वेपन चलते वक्त तुम कहां पर थे। रोजी बताता है कि मुझे कुछ गार्ड्स ने घेर लिया था, इसलिए मैं उनको मारने के लिए वेपन रूम से बाहर ही रुक गया। इस वक्त तक किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस हथियार ने उनकी स्क्वाड टीम के साथ क्या किया। तभी ब्रैंडन अपनी टीम की कमान संभाल लेता है और अपनी टीम से कहता है कि हम मोडिस के दिए हुए आखिरी ऑर्डर पर काम करेंगे। अब पीएम डियाज
डियाज के भेजे हुए गार्ड्स के आने से पहले हम लैब में जाकर हार्ड ड्राइव का सारा डेटा कॉपी कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ब्रैंडन और रोजी वेपन को देखने के लिए उसके पास चले जाते हैं। फिर नोवा कंप्यूटर से उस हथियार की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और ब्रैंडन को बताता है कि ये हथियार माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है जो दिमाग तक पहुंचकर दिमाग को डैमेज कर देती है। पहले भी राइकर ऐसे ऐसे हथियार रशिया और चाइना को बेच चुका है, लेकिन ये वाला हथियार उन सभी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर नोवा देखता है कि वो लोग हार्ड ड्राइव अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि लैब की हार्ड ड्राइव बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इसलिए ब्रैंडन नोवा को ऑर्डर देता है कि तुम इन हार्ड ड्राइव के सारे डेटा को ऊपर सैटेलाइट में ट्रांसफर कर दो ताकि पूरी दुनिया के देशों को इसकी जानकारी मिल जाए। फिर कोई ना कोई देश तो इस हथियार को तबाह करने का तरीका ढूंढ ही लेगा। अब नोवा भी ब्रैंडन की ये बात मान लेता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था। इसलिए ब्रैंडन अपनी पूरी स्क्वाड टीम को एक जगह पर इकट्ठा करता है और ऑर्डर देता है कि हम डियाज के भेजे हुए गार्ड्स के आने पर उनका डटकर सामना करेंगे और नोवा लैब में ही रहकर डेटा को ट्रांसफर करेगा। इसलिए हमें गार्ड्स को लैब में जाने से रोकना होगा। फिर जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा हम इस कंपाउंड की लाइट बंद कर देंगे और नाइट विजन कैमरास की हेल्प से टनल से होते हुए इस कंपाउंड से बाहर निकल जाएंगे। अब स्क्वाड टीम को ब्रैंडन का ये आइडिया सही लगता है और फिर सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अंदर जब ब्रैंडन नोवा के पास जाता है तो देखता है कि 50% डेटा ट्रांसफर हो गया है। फिर वहां से बाहर जाने से पहले ब्रैंडन नोवा को एक सेल फोन भी देता है और कहता है कि अगर लैब के बाहर कोई गार्ड आए तो तुम इस फोन में मौजूद पहले नंबर पर कॉल करना क्योंकि पहला नंबर बॉम्ब से कनेक्टेड है। तुम्हारे नंबर डायल करते ही वो ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर कॉल मत करना क्योंकि वो इस लैब के बॉम्ब के साथ कनेक्टेड है। दूसरे नंबर पर कॉल हम तभी करेंगे जब हम मिशन पूरा करके टनल से निकल जाएंगे। नोवा को भी ब्रैंडन की बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तभी थोड़ी ही देर में कंपाउंड के अंदर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि पीएम डियाज ने भेजे थे। अब ब्रैंडन और उसकी स्क्वाड टीम अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है, इसलिए वो एक एक करके उन सभी को शूट करने लगते हैं। फिर वो डियाज के भेजे हुए आदमियों के पास बहुत सारे फॉगिंग बॉम्ब्स भी फेंक देते हैं और कुछ ही वक्त में वो चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब इस बात का फायदा उठाकर ब्रैंडन भी धुएं के बीच उन गार्ड्स के पास चला जाता है और एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वो धुआं गायब होता है ब्रैंडन दोबारा से सेफ जगह पर आकर छुप जाता है और दूर से ही उन गार्ड्स को शूट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वॉच टावर से जॉन्डी भी एक एक करके उन गार्ड्स को मौत के घाट उतार रहा था। तभी हम देखते हैं कि हेरा की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए हेरा बचकर कंपाउंड के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स आकर हेरा को एक जगह पर घेर लेते हैं। फिर गार्ड्स को देखकर हेरा अपने पास रखी हुई कुल्हाड़ी निकाल लेती है और उन सभी गार्ड्स को वार्निंग देती है कि तुम लोगों ने गलत औरत के साथ पंगा ले लिया है। और इतना कहने के बाद हेरा अपना एक्शन शुरू कर देती है और एक एक करके उन सभी गार्ड्स को अपनी दोनों कुल्हाड़ियों से मौत के घाट उतार देती है। लेकिन आखिरी बचा हुआ गार्ड हेरा से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेरा उसकी तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारती है जो सीधा जाकर उसके सर में लगती है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि गार्ड्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब वहाँ पर और भी कई सारे गुंडे आ जाते हैं जिनमें से एक के पास मशीन गन भी थी। फिर वो अपनी मशीन गन से वॉच टावर पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तभी ब्रैंडन जॉन्डी की हेल्प करने के लिए आ जाता है और अपनी स्नाइपर गन से उस मशीन गन के पास रखे बॉम्ब को शूट कर देता है, जिसके कारण उस मशीन गन चलाने वाले गुंडे की मौत हो जाती है। अब मौका देखकर बाकी की स्क्वाड टीम अपनी सेकेंडरी किल जोन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जो कि कंपाउंड के अंदर है। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते सभी की गोलियां भी खत्म होने लगती है। तभी हम एंजल को देखते हैं जिस पर एक फीमेल गार्ड आकर हमला कर देती है। अब उससे लड़ते लड़ते एंजल का कान भी कट जाता है जिसमें से काफी सारा खून बहने लगता है, लेकिन एंजल फिर भी हार नहीं मानती और वो अपने पास रखे चाकू को उस गार्ड की आंख में घुसा देती है। तभी एन मौके पर वहाँ पर जॉन्डी भी आ जाता है और दोनों अपने बाकी के स्क्वाड टीम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रोजी भी गार्ड से लड़ रहा था। जैसे जैसे गार्ड्स रोजी को मारने के लिए आ रहे थे वैसे वैसे रोजी उनको एक एक करके खत्म करता हुआ जा रहा था। पर कुछ ही वक्त में रोजी के कमरे में काफी सारे गार्ड्स घुस आते हैं, इसलिए रोजी जल्दी से एक बॉम्ब फेंककर खुद दूसरे कमरे में चला जाता है और वो सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रैंडन को भी एक गार्ड घायल कर देता है। वो ब्रैंडन को गोली मारने ही वाला था, लेकिन ब्रैंडन उससे बच जाता है। फिर मौका देखकर ब्रैंडन नीचे से एक रस्सी का टुकड़ा उठा लेता है और उस गार्ड का गला घोटकर उसको मार डालता है। तभी
तभी नोवा भी ब्रैंडन को कांटेक्ट करता है और बताता है कि 98% डेटा अपलोड हो गया है। फिर ब्रैंडन बाकी की स्क्वाड टीम को भी ये बात बता देता है और ऑर्डर देता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम घर जा रहे हैं। तभी लैब के अंदर नोवा देखता है कि बाहर काफी सारे गार्ड्स आ गए हैं, इसलिए नोवा जल्दी से अपने पास रखे सेल फोन पर पहला नंबर डायल कर देता है, जिसके कारण बाहर एक ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। इतने में डेटा भी 100% ट्रांसफर हो जाता है। फिर कंपाउंड से बाहर आने से पहले नोवा कंपाउंड के अंदर की लाइट कट कर देता है, जिस वजह से अंदर काफी अंधेरा हो जाता है। दूसरी तरफ हेरा देखती है कि उसका नाइट विजन कैमरा खराब हो गया है। फिर जैसे ही वो एक रूम के अंदर जाकर अपनी फ्लेयर चलाकर देखती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे गार्ड्स पहले से ही मौजूद हैं और उन सभी के पास गन है, लेकिन हेरा के पास गन नहीं थी, इसलिए सभी गार्ड्स हेरा पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और हेरा की मौत हो जाती है। तभी ब्रैंडन भी हेरा को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और अपने नाइट विजन कैमरा की हेल्प से उस रूम में मौजूद सभी गार्ड्स को मार डालता है। फिर जब वो कंपाउंड से बाहर आता है तो ठीक उसी वक्त एक गार्ड उस पर गोली चला देता है, जो सीधा जाकर ब्रैंडन के पेट में लगती है, लेकिन ब्रैंडन हिम्मत करके उस गार्ड को भी मार देता है। इस समय नोवा भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ गार्ड्स उसको भी गोली मार देते हैं, जिसके कारण उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर मौका देखकर एंजल और जॉन्डी नोवा को सेफली गैराज एरिया में लेकर जाते हैं। इतने में वहां पर ब्रैंडन और रोजी भी आ जाते हैं। फिर नोवा ब्रैंडन को अपना सेल फोन देता है और कहता है कि लैब का बॉम्ब एक्टिवेट कर दो, और फोन देते ही नोवा की मौत हो जाती है। अब ब्रैंडन और बाकी के बचे हुए लोग अपने साथियों को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी ब्रैंडन सेल फोन का दूसरा नंबर डायल कर देता है, जिसके कारण लैब के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और मैक्सिम की बनाई हुई वो मशीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर ब्रैंडन सभी को कहता है कि अब कुछ ही गार्ड्स बचे हैं, इसलिए तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मैं उन सबको अकेले ही संभाल लूंगा। लेकिन रोजी ब्रैंडन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला था, इसलिए वो भी ब्रैंडन के साथ रुकने का ही फैसला करता है। ब्रैंडन एक बार फिर से वहाँ फोग गैस छोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस धुएं के अंदर मौजूद गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। अब धुएं का फायदा उठाकर जॉन्डी और एंजल बेस से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कंपाउंड के अंदर ब्रैंडन और रोजी काफी सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद उनकी भी गोलियां खत्म हो जाती है। लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इनकी हेल्प करने के लिए वहां पर बैकअप टीम आ जाती है, जो बाकी के बचे हुए गार्ड्स को भी मार गिराती है। टाइम पर बैकअप आने की वजह से ब्रैंडन और रोजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज तो इनकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से ये लोग एक बार फिर से बच गए। फिर बैकअप टीम के लोग जब नोवा को चेक करते हैं तो पता चलता है कि नोवा अभी भी जिंदा है, इसलिए उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी हम देखते हैं ब्रैंडन और रोजी अपने अगले मिशन पर जाने के लिए बोट लेकर कोस्टा वैडी से निकल जाते हैं, लेकिन जॉन्डी और एंजल कुछ वक्त यहीं पर रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।